Hello students, welcome to Growth of Online Classes. Myself Anand Jaini, I am your chemistry tutor. So let's start to learn chemistry. Students, our running chapter is solution. Your class is bilingual, so obviously हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को. तो चैप्टर कौन सा है हमारा? विलियन. ठीक है? तो आप देख ही रहे हैं कि बार बार आपको यहाँ पर गोल लिखा हुआ दिख रहा है, बट क्या नाम है इस चैप्टर का? विलियन. ओके ना? चलिए, गोल मतलब विलियन. तो बेसिकली अभी तक हम लोग इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ों को डिस्कस कर ही चुके हैं. एग्जैक्टली लास्ट टॉपिक की बात अगर की जाए तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या? राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, है ना? क्या था राउल्ट्स लॉ में? अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आता है तो बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला क्या था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू n upon n plus n. What is this? P naught minus P s upon P naught क्या था? Relative lowering in vapor pressure. वह आपका आपेक्षिक अवनमन. और n upon n plus n naught क्या था? Yes, mole fraction of solute. Mole fraction of solute. विलेय का मोल प्रभाव. ये क्या था? Relative lowering in वेपर प्रेशर, है ना? वाज आपका आपेक्षिक अवनमन. तो क्या आएगी यहाँ से लैंग्वेज, उसकी करते हैं बात. राउल्ट का नियम क्या होगा? होगा क्या स्टेटमेंट एग्जैक्टली वो बता दें जल्दी से. चलिए, क्या था स्टेटमेंट हमारा? कि किसी तनु विलयन के लिए वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है. किसके? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है. स्टेटमेंट क्या कहते हैं आप? फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ओके, तो ये तो था हमारा राउल्ट्स लॉ. इसके बाद में आपने राउल्ट्स लॉ में कुछ और चीजें जो देखी हुई थी, बेसिकली डिस्कस कर रखी थी. मैंने आपको बताया राउल्ट्स लॉ के बारे में हम लोगों को कुछ चीजें चाहिए कि एप्लीकेशन क्या होंगे, उनके यूजेस क्या होंगे, है ना? और लिमिटेशन कौन कौन सी थी. तो लिमिटेशन की बात अगर हम करते हैं तो क्योंकि रिवीजन करा दे रहे हैं पहले, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा. लिमिटेशन मतलब सीमाएं, कहाँ पर राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करेगा. तो कंडीशन बता रहे थे. कंडीशन था कि विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए. सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, कंसंट्रेट नहीं चाहिए. कैसा चाहिए? शुड बी डाइल्यूट. नेक्स्ट एक और बहुत बड़ी बात थी, क्या कहते हैं? टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए. तो टेम्परेचर शुड बी स्टेबल, है ना? नेक्स्ट पॉइंट एक और था हमारे पास में, जो सॉल्यूट हम लोगों ने ले रखा है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल. इट मीन उसको जब हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसका वियोजन और संगुणन नहीं होना चाहिए. सॉल्यूट डजंट एसोसिएट और डिसोसिएट इनटू सॉल्यूशन और सॉल्वेंट. ओके ना? तो विलेय पदार्थ का वियोजन संगुणन नहीं होना चाहिए. वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये तो बात हुई लिमिटेशन की. अब लिमिटेशन के बाद हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी, अगर आपको याद आ रहा है, एग्जैक्टली लास्ट टॉपिक था ये आपके लिए. अगर आपको याद आ रहा है तो एप्लीकेशन क्या थी? एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ. यूजेस, एप्लीकेशन का मतलब यूजेस. क्या होंगे इनके यूजेस? तो यूजेस में बहुत सारी चीजें थी. जैसे फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, सपोज आपके पास पी एस है, एन है, एन है, ये सारी चीज़ें हैं. एक और अच्छा, इसी के बिहाफ पर मैंने आपको बताया था फॉर्मूला में ये भी लिखते हैं, पी एस माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम, है ना? तो वो भी था आपके लिए कैपिटल डब्ल्यू. ठीक, तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला ही बताया गया था. तो मैं आपसे कह रहा अगर आपके पास पी नॉट है, ये आपको निकालना है. बाकी सब चीज़ें अगर आपको दी गई हैं तो आप क्या करिएगा? एक ही करके निकाल सकते हैं. जैसे हम लोग इसके हेल्प से पी नॉट फाइंड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? पी नॉट मतलब इनिशियल वेपर प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. टू कैलकुलेट इनिशियल वेपर प्रेशर, टू डिटरमाइन इनिशियल वेपर प्रेशर. इनिशियल वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट ज्ञात करने, है ना? जब आप पी नॉट निकाल सकते हो, ऐसे ही आप पी एस भी निकाल सकते हो. कहीं अगर आपको दिया गया है पहले से पी नॉट और बाकी सब चीज़ें, तो आप इसको निकाल सकते हो. तो टू डिटरमाइन पी एस
Exactly. To calculate molar mass of solute, molar mass of solute, next molar mass of solvent, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, इस तरीके से कई सारी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हुआ हमारे लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने टॉपिक को डिस्कस किया, उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसके बाद आगे की बात करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट से टॉपिक है हमारे लिए, टू मच इम्पोर्टेंट। मैंने आपको बताया भी था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करते थे कुछ चीज़ों को। ये एक्चुअली क्वथनांक में ऊंचाई लिखा हुआ है ना, क्या होगा ये ध्यान करें, आपने बताया था इसे क्या कहेंगे, क्वथनांक में वृद्धि, है ना। क्या आएगा बेटा, क्वथनांक में वृद्धि। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर रेज होता है, बढ़ जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में वृद्धि कैसे बढ़ जाता है, टॉपिक इसके अंतर्गत पढ़ रहे हो। अगर आपको थोड़ा भी याद आता है तो हम लोग का मेन टॉपिक चल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या चल रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही तो हमको सब चीजें पढ़ने को मिली थी, है ना। 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। कौन सी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, चलिए चारों की बात कर लेते हैं। परासरण दाब था, अभी तो नहीं मिला, पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आपने पढ़ा, अब ये 20 पढ़िए, खत्म किया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हिमांक में अवनमन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, है ना। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी से करते हैं डिनोट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ से करते हैं डिनोट हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें करने डिस्कस। अभी तक हमारा जो टॉपिक हो चुका है वो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसे हम पढ़ चुके हैं। अभी आगे के हमारे 2 टॉपिक हैं, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन की करनी है बात रिलेट करेंगे। वहीं उसी टॉपिक के साथ में वो टॉपिक था हमारा कौन सा, हिमांक सॉरी क्वथनांक में अवनमन। क्वथनांक में तो उन्नयन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लिख रहा हूँ कि आपके लिए हेडिंग है क्वथनांक में उन्नयन। लेकिन अच्छा उससे पहले हमें ये बात जान लेनी है कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि एक्चुअल क्या है, होता क्या है क्वथनांक। सबसे पहली बात तो हमें यही कर लेनी ना, क्वथनांक। तो बेटा जब भी क्वथनांक की बात आती है ना, तो एक बात आपको समझ में आती है, क्या क्वथनांक कैसे बना, कैसे बना बताओ, क्वथन का अंग, है ना। संधि विच्छेद करेंगे आप तो आप जान जाएंगे क्वथनांक का मतलब क्या है, क्वथन का अंक। क्वथन मतलब उबलना और अंक का मतलब होता है ताप। इसमें आप बोलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सो पॉइंट इज द टेम्परेचर, पॉइंट इज टेम्परेचर एंड बॉइलिंग मतलब क्या है, बॉइलिंग मतलब बॉयल, उबलना। क्या है उसकी बात कर रहे थे ना, क्वथन का अंक कहते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, है ना। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। एग्जैक्टली हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एट विच इट बिकम्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, इट मीन बॉइलिंग विल बी स्टार्ट। ठीक है, तो यहीं से ही उबलना प्रारंभ कर देता है, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। एग्जैक्टली डेफिनेशन आपको जो मिलती है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, वो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन आपको मिलती है कि क्वथनांक वह आपका निश्चित ताप होता है जिस पर तरल का जो वाष्प दाब है ना, वो उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और जब वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब दोनों बराबर हो जाएंगे,
वही एक निश्चित ताप होता है, वहीं पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। तो क्वथनांक आपका वो निश्चित ताप है जहां पर वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब दोनों बराबर होंगे। उसी दाब पर, वो निश्चित ताप पर जब वो दोनों प्रेशर आपके बराबर हो गए हैं, कोई भी द्रव आपका वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक बात है, बात को समझ रहे हैं? ध्यान से समझ लीजिए कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। और इसी क्वथनांक पर, इसी निश्चित ताप पर द्रव जो है वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, यानी उबलना प्रारंभ कर देता है। ठीक बात। चलो आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये बेटा ऊंचाई का मतलब वृद्धि या फिर उन्नयन से है, आप इसे भूलिएगा नहीं। वृद्धि या फिर उन्नयन यहाँ पर लिखा है। मैं करेक्ट करा दूंगा, आपको करेक्ट करा करके ये PDF दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। अच्छा, अभी जब आपने भी देखा कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है, वायुमंडलीय दाब की बात हो रही है, तो आप देख भी रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब दोनों बराबर हो जा रहे हैं। इससे पहले आपने वाष्प दाब के बारे में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया गया था हम लोगों ने? हम लोगों ने देखा था ना एक पॉइंट कि जैसे ही हम लोग किसी द्रव में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को हम लोग डिसॉल्व करते हैं, तो क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? उनके वाष्प दाब में कमी आ रही थी। क्यों कमी आ रही थी? क्योंकि अणुओं की निर्गामी प्रवृत्ति घट रही थी ना। जो मॉलिक्यूल्स थे लेयर पर वो जल्दी जल्दी नहीं निकल पा रहे थे, वेपर में कन्वर्ट कम हो पा रहे थे, अपनी लेयर को जल्दी से छोड़ नहीं पा रहे थे। ये रीजन था। इसी वजह से ही उनके वाष्प दाब में कमी आ गई थी। ठीक, अभी भी वही बात है। अब यहाँ पर क्योंकि जो क्वथनांक है, क्वथनांक किस पर डिपेंड कर रहा है? वेपर प्रेशर पे ना। बोला गया कि क्वथनांक क्या है? क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो भैया वाष्प दाब आ गया ना, तो आप यहाँ से समझ गए ना कि वाष्प दाब और क्वथनांक एक दूसरे की रिलेट करेंगे, एक दूसरे से, है ना, संबंध है। तब आपको यही बात एग्जैक्टली यहाँ पर भी कही जा रही है कि क्वथनांक में जो उन्नयन है वो क्यों है? उन्नयन मतलब वृद्धि कैसे हो रही है? बात यह है कि देखो, क्वथनांक निश्चित ताप, बार बार आपसे कहा जा रहा है, जैसे कहा जाए कि जल का क्वथनांक कितना है, तो आपको सर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ग्लिसरीन की बात करते हैं तो ग्लिसरीन के लिए 290 होता है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? जल का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब बात ग्लिसरीन की आती है, ग्लिसरीन क्या होता है? ग्लिसरीन CH2OH, CHOH, CH2OH, ये होता है ग्लिसरीन। इसका कितना होता है? 290 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 290 डिग्री सेल्सियस। तो एटलीस्ट एक बात में समझ में आ रही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो सबके अलग अलग हैं। ठीक है, सबके बॉइलिंग पॉइंट अपने फिक्स्ड होते हैं, निश्चित होते हैं। ये बात आपसे कही गई। तो अब आप ये बात समझिए, जब बॉइलिंग पॉइंट निश्चित है तो इनमें वृद्धि कहाँ से हो गई? वृद्धि कहाँ से हो गई? देखो, यही तो कहा गया कि जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है, फलस्वरूप उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। और जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। फिर से आप समझ लीजिए कि कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर जैसे ही कम होगा तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होगा, और यही जो इंक्रीजमेंट होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं भी फिर से बोल दूंगा एक बार सेंटेंसेस को। चलिए पढ़ लेते हैं क्या बताया जा रहा है। By the addition of non-volatile substance or non-electrolyte solute in boiling point of the solution is increases due to the decreases in vapor pressure, such as the increase in boiling point is known as elevation in boiling point. Is known as elevation in boiling point. ठीक है?
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना जब गैर वाष्पशील, तो गैर वाष्पशील से मतलब है अवाष्पशील, ठीक, कि जब किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य, ये पूरी की हिंदी लिख देता हूँ, गैर इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हम बोलेंगे वैद्युत, नीचे लिखा है वैद्युत अनवघट्य, ठीक है। तो जब किसी अवाष्पशील और वैद्युत अनवघट्य विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है? क्योंकि उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक में क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। उन्नयन का मतलब ही होता है बेटा वृद्धि, और इसे डिनोट करते हैं डेल्टा टीवी से। इसे करते हैं डेल्टा टीवी से। ओके, लेट अस कंसीडर द टेम्परेचर इज T, vapor pressure of pure liquid is P naught, and the Ts is the temperature of the vapor pressure. So the solution is Ps. Hence, P naught is greater than Ps. So obviously Ts is greater than T naught. देखो ये लास्ट में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था वेपर प्रेशर वाले केस में कि वेपर प्रेशर क्या होता है, इनिशियल वाला फाइनल वाले से ज़्यादा होता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाए, जो Ts होगा वो T naught से ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, जब आपको हिंदी में भी यही बात है बेटा कि अगर शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब P naught है और अंतिम कितना है Ps है, तो P naught इज ग्रेटर देन Ps हो जाएगा। और ऐसे अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर फाइनल वाला कितना है Ts है और इनिशियल कितना है T naught है, तो Ts इज ग्रेटर देन T naught हो जाएगा। ओके ना, चलिए आगे बढ़ेंगे और चीज़ों की बात करेंगे। चलिए, अब आपको एक पॉइंट बताया जा रहा है, आपको न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। अभी हम जनरल डिस्कशन करने वाले हैं, जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। अभी बताया था मैंने आपको, डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा मतलब Ts माइनस T नॉट, Ts माइनस T नॉट हो जाएगा, है ना बेटा। डेल्टा टीबी इक्वल्स हो जाएगा Ts माइनस T नॉट। अब जरा इस बात को समझ लेते हैं। देखो बहुत बेसिक है, डेल्टा का मतलब क्या होता है पता है आपको? डेल्टा का मतलब होता है अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस। अब भैया डिफरेंस निकालना है, किससे निकालोगे डिफरेंस? डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा ना। पहले और दूसरे में टेम्परेचर में कितना डिफरेंस हुआ है, तो वो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, अंतर मिल जाता है। बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देते हैं, है ना। ऐसे तो अंतर मिलता है। तो डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है। अच्छा एक बात और, जब यही डेल्टा हमको रिएक्शन में मिलता है कहीं लिखे हुए, तब इसका मतलब क्या होता है? तब इसका मतलब होता है हीट से। किसका मतलब होता है? हीट से, कि हम लोगों ने गर्म किया हुआ है, ठीक है। सब्सटेंस जो हो रही है वो हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। बाय द वे अभी ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास में, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको जस्ट एक अलग से एडिशनल पॉइंट बता दिया था। डिफरेंस होता है डेल्टा का मतलब। तो भैया जब डेल्टा टीबी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अब इसका मतलब हो गया कि जो डेल्टा टीबी है ना, वो डिफरेंस है किसमें? Ts और T नॉट में। Ts क्या है? फाइनल वाला सॉल्वेंट का, है ना, और T नॉट प्रारंभिक वाला ताप, ठीक, विलयन के लिए। तो देखो वही बात आपको बताई गई है। ये तो बेटा बार बार आपको मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऊंचाई नहीं, ये उन्नयन है, उन्नयन मतलब वृद्धि है। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू Ts माइनस T नॉट। और अब जो जानने वाली बात है उस बात को समझ लीजिए कि जो क्वथनांक होता है ना, ये जो क्वथनांक में वृद्धि होती है ना, वो हमेशा डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल होता है? m के प्रोपोर्शनल होता है। और m क्या होता है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। m क्या होता है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला है, एक फॉर्मूला जो आपका न्यूमेरिकल में यूज होगा। अच्छा अब बताओ आपने क्या करना है? ये जो डेल्टा टीबी है प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, और m मोलैलिटी है। m को मत भूल जाना। m क्या है बेटा? मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब मोललता। क्या मतलब है? मोललता। तो डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। बेटा Kb क्या हो गया? Kb आपका जो है ना,
अब देखो के तो क्या है, के जनरली आपने देखा होगा प्रपोजल का साइन हटा कर इक्वल आता है, के आता है, तो के कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है कांस्टेंट। यहाँ भी कांस्टेंट ही है, के क्या है कांस्टेंट, एक स्थिरांक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में यूज हुआ है, डेल्टा टीबी के रिस्पेक्ट में हुआ है। डेल्टा टीबी क्या था, क्वथनांक में उन्नयन वृद्धि, उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन स्थिरांक। क्या कहेंगे, उन्नयन, ठीक है। उन्नयन स्थिरांक का मतलब एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, चलो कुछ और मिलता है आगे को। तो भैया ये डेल्टा टीवी है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन चल रहा था, आपने कांस्टेंट लाई, के आया। अब एक बात बताओ, मोलैलिटी का फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, बस कुछ नहीं करना है, केवल मोलैलिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, W/m डैश इंटू कैपिटल W, या तो केजी में लिख लो, और अगर केजी में नहीं है तब फिर क्या करते थे, याद करिए क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय 1000। कब, ये दोनों चीजें होती थी जब ग्राम में। हो गया, कितना सिंपल था, ठीक है। तो भैया बस यही फॉर्मूला आपको केवल देखना है। अभी ये आगे भी हमें मिलेगा, हम लोग हिमांक का उन्नयन पढ़ेंगे, एग्जैक्टली यही चीज आने वाली है, कुछ भी अलग नहीं होगा। अब यहाँ से आप चाहे के बी निकाल लो, चाहे डब्ल्यू निकाल लो, या एम निकाल लो, या कैपिटल डब्ल्यू कैलकुलेट कर लो। न्यूमेरिकल आता है, आपको एक चीज कोई पूछता है, बाकी सब कुछ दिया रहता है। देखो आपको यहाँ पर फॉर्मूला इन्होंने बताया अभी, है ना, मोलर मास के रिस्पेक्ट में क्या आ जाए, तो मोलर मास के रिस्पेक्ट में आप नहीं निकाल पाओगे क्या, बताओ मोलर मास के रिस्पेक्ट में क्या आएगा। इसको हम लोग एम डैश निकालते हैं, इसका और बार बताइए, यहाँ से आप क्या लिखिएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, है ना। क्या आएगा बेटा, एम डैश इक्वल्स टू के बी इनटू स्मॉल w अपॉन 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इनटू कैपिटल W, सिंपल, ठीक है ना। देखो ध्यान रखने वाली बात है, ये जो कैपिटल W है ये क्या है, विलायक की मात्रा है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। स्मॉल w क्या है, विलेय की मात्रा, ठीक है। लेकिन एम डैश क्या है, एम डैश हमारा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हम लोगों ने जानी किसके बारे में, क्वथनांक में उन्नयन के बारे में। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या था, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, तो वाष्प दाब में कमी होने के कारण उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। इसे हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, है ना। डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा टीवी किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी, मोललता के प्रोपोर्शनल होता है। वहां से हमको एक फॉर्मूला मिल जाता है, बस हमको इतने तो किया है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जरूर रिवाइज कर लें। इंग्लिश में बोल दूं, इंग्लिश में भी यही था, क्या था डेल्टा टीवी, सॉरी डेल्टा टीवी क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन एनी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, व्हेन एनी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इनटू द सॉल्यूशन, then its vapor pressure become decreases, so its boiling point also increases. It is called elevation in boiling point, and elevation in boiling point is denoted by delta Tb, and delta Tb is directly proportional to the molality of the solution. बस उसके बाद तो छोटी सी कैलकुलेशन थी, फॉर्मूला आ गया था आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों की बात करते हैं। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। एक टॉपिक दोनों का कंबाइन है, वो मैं भी पढ़ा दूंगा, उसको जरूर आप ध्यान से देखेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया चैप्टर है आपका, और बहुत इजी भी चैप्टर है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा यहाँ पर अवसाद लिख रहे हैं, तो अवसाद का मतलब है यहाँ पर अवनमन, अवसाद का मतलब है अवनमन। अवनमन का मतलब कमी। देखो अभी इससे पहले आपने देखा था उन्नयन, उन्नयन का मतलब था वृद्धि, अवनमन, अवनमन का मतलब हो जाएगा कमी, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा आपने पहले क्वथनांक के बारे में जाना था, वैसे ही हम लोग पहले बात करेंगे किसकी, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं।
ठीक, चलो भैया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो कह रहे हैं टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अगर आप बाय वर्ड चलेंगे तो बाय वर्ड तो आपको ये मिलता है, आप बड़ा आसानी से समझ पाते हैं हिमांक का मतलब क्या है। अगर हम लोग हिमांक की बात करते हैं, बाय वर्ड चलते हैं, तो बाय वर्ड हिमांक मतलब हिमन का अंक, हिमन का मतलब जमना, अंक का मतलब ताप। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर देता है, जमने का मतलब है ठोस अवस्था में आ जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, एग्जैक्टली इंग्लिश में भी आप यही बात बोलिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट, कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ठीक है ना। तो लिक्विड से कहाँ जा रहा है? सॉलिड में जा रहा है। इसीलिए अब आप जब डेफिनेशन देख रहे हो तो आपको बात बताई जा रही है कि कौन सा टेम्परेचर? टेम्परेचर वो वाला एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। किसका वेपर प्रेशर? लिक्विड का। किसके बराबर हो जाएगा? सॉलिड के बराबर हो जाएगा, है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, और वो टेम्परेचर होता है हमारा क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, ओके ना, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वहां पर ये जमना प्रारंभ कर देता है। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में आपसे कहा था, क्या कहा था बॉइलिंग पॉइंट में? कि बॉइलिंग पॉइंट आपके लिए वो टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच में एक साम्यावस्था पाई जाती है। भैया द्रव से ठोस कैसे बनेगा बताओ? अच्छा सही सही बताओ कैसे बनेगा? द्रव से ठोस में जा सकते हैं तो ठोस से द्रव में भी तो आते हैं ना। एग्जैक्ट वही वाली बात है ना, कि वो वाला एग्जैक्ट फिक्स टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं जहां पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है, दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है। बिल्कुल फिक्स टेम्परेचर है कि बस लिक्विड कन्वर्ट होने वाला होता है सॉलिड स्टेट के लिए, बिल्कुल कन्वर्ट होने वाला होता है, वो फिक्स टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वही टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक, तो कह रहे हैं कि वह तापमान जिस पर द्रव का, यानी तरल का मतलब बेटा यहाँ पर द्रव सही है, कि जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम लोग उसी तरल यानी कि उसी द्रव का हिमांक कहते हैं। इसे हम लोग TF से प्रदर्शित करते हैं, हिमांक को TF से प्रदर्शित करते हैं। क्वथनांक को हम लोग किससे प्रदर्शित करते थे? TB से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों की बात करते हैं। अब जैसे हम लोगों ने वहां पर बात की हुई थी, एग्जैक्ट वही बात है यहाँ पर। क्या था वहां पर पॉइंट? जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसी विलायक में घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कुछ कमी होती है, फलस्वरूप उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यहाँ पर अपोजिट बोलेंगे क्या? हिमांक में कमी होती है, इसे नॉर्मल कहते हैं। सुनिए ध्यान से, स्टेटमेंट क्या रहेगा? जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, फलस्वरूप उसके हिमांक में भी कमी हो जाती है, इसे हम लोग हिमांक में अवनमन कहते हैं। When any non-volatile substance is dissolved in the solvent, then its vapor pressure become decreases, so its freezing point also decreases. It is called depression in freezing point. Simple है ना, बिल्कुल वही है, सब कुछ वही है। वहां पर हम लोग बोल रहे थे केवल क्वथनांक में उन्नयन हो रहा था, यहाँ पर हिमांक में अवनमन होगा। कंडीशन दोनों के लिए सेम है कि जो वाष्प दाब है ना बेटा, पहले वाष्प दाब कम ही होता है, और वाष्प दाब में कमी क्यों होती है? क्योंकि अणुओं की निर्गामी वृत्ति घट जाती है। ठीक बात है ना। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजों की बात करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो हिमांक में कमी होती है, जिसे हम हिमांक में अवनमन कह रहे हैं, उसको हम लोग डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको समझ लेनी है, डेल्टा TF से। बेटा जब डेल्टा TB आया था तो क्या बताया गया था? क्वथनांक में उन्नयन। अब हमारे पास में डेल्टा TF है तो ये क्या होगा? हिमांक में अवनमन।
डेल्टा का मतलब अंतर है और टी तो टेम्परेचर है, लेकिन बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट है और एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है। ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि जब भी बात क्वथनांक की होगी तो क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन जब बात हिमांक की होगी तो हिमांक घट जाता है। इसलिए वर्ड यहाँ पे अवनमन आता है यानी कमी आती है, और यहाँ पर वर्ड उन्नयन आता है यानी वृद्धि आती है। ठीक है ना? चलिए, अगर आपने इतनी बात समझ लिया है तो हम बात करेंगे आगे। चलिए, टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा सा टॉपिक है, बिल्कुल उसी तरह से ही लास्ट में आपने डिस्कस कर रखा है, बिल्कुल सेम वैसे ही टॉपिक है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं आया। कह रहे हैं लेट अस कंसीडर अ टेम्परेचर let at a temperature T, vapor pressure of a liquid is P0 and the Ts is the freezing point. At the temperature of the pressure solution is Ps. तो कह रहे हैं कि T तापमान पर जो भी आपका द्रव है उस द्रव का वाष्प दाब अगर P0 है और Ts उसके लिए हिमांक है, उस समय वाष्प दाब Ps है, तो क्या है? वही जो पहले बार बार आ रहा था, क्या? P0 is greater than Ps. It is always greater than Ps. Exactly similarly, इस केस में हम बात करते हैं जो T0 हमारा होगा वो T0 क्या हो जाएगा? अब T0 बड़ा होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट के केस में Ts is greater than T0 था, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या आ रहा है? ये बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या आ रहा है? T0 is greater than Ts for which फ्रीजिंग पॉइंट। ओके ना? चलिए आगे देखते हैं, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। एक और फार्मूला आपके लिए ऐसे ही, वही वहाँ भी मैंने कहा था कि जब डेल्टा वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो डेल्टा के लिए टेम्परेचर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आने ही वाला है। तो डेल्टा टी एफ यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? T0 माइनस Ts। आप अगर रिलेट कर पा रहे होंगे थोड़ा बहुत भी तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पर T0 बड़ा है ना, इसलिए हमने कहा था ना डेल्टा मतलब अंतर मतलब घटाएंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? घटा के ना, घटाते किसको भैया? बड़े वाले से छोटे वाले को। कौन बड़ा है? T0 बड़ा है ना, तो किसको घटा हुआ? T0 माइनस Ts। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के केस में कौन बड़ा था? Ts बड़ा है। तो आप क्या कर रहे थे? Ts माइनस T0 करो। एग्जैक्टली वही चलने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। इस बात को केवल आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा, और वो मैंने आपको बता दिया है इस पॉइंट से। अब वापस से वही चीज आ गई फिर से। देखो बताया गया था ना, क्या बोला था मैंने आपसे? मैंने कहा था कि भैया जो T होता है डेल्टा T, वहाँ पर TB था, यहाँ पर TF है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है। अब अगर आपको याद आता होगा तो आपने क्या किया था, बताओ जल्दी से। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा और वो मोलैलिटी के साथ में रहेगा। अब बताओ वहाँ पर आपने KB लिखा था, तो यहाँ क्या लिखोगे? वहाँ पर आपने KB लिखा था, हम लोग TF के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? KF हो जाएगा, है ना? KF हो जाएगा, सिंपल। अब आगे बढ़िए, क्या करना है बताएं? क्या करेंगे? मोलैलिटी का फॉर्मूला, जस्ट क्या था बेटा? मोलैलिटी के लिए स्मॉल w m डैश कैपिटल W एंड 1000, सिंपल हो गया। चलिए ये फॉर्मूला वैसे आ गया यहाँ भी, तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है। अब आप इसे m के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो m के रिस्पेक्ट में निकाल लो, k के रिस्पेक्ट में निकालना। जो भी पूछा जाएगा आपको सारी वैल्यू दी गई होगी, कोई एक नहीं दी गई होगी, उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो न्यूमेरिकल हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल सारे एक साथ आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहले थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करें, ठीक बात है। तो टॉपिक आपका हिमांक का ऑर्नमेंट भी इस तरीके से कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा रिलेशन है उसकी बात करते हैं, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ। बड़ा अच्छा सा रिलेशन है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी पूछता रहता है, तो यूपी बोर्ड में ऑब्वियसली पूछा जाने लग गया है कि डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ के बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन से पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ये था क्या भैया? डेल्टा टीबी क्या था? क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ क्या था? हिमांक में। चलिए देखो क्या बताया जा रहा है,
डेल्टा टीवी क्या था हमारे लिए? डेल्टा टीवी बेटा आपको पता है ना, केवी इंटू एम, और ऐसे ही डेल्टा टीएफ क्या था? केवी इंटू एम। तो दोनों सॉरी वी नहीं होगा, एफ होगा। दोनों मोलैलिटी पर डिपेंड कर रहे हैं। आप इनको इक्वेशन बोलना चाहते हो, आप इनको इक्वेशन बोल दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक, आप इनको करिएगा डिवाइड, तो क्या आएगा? बाय डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से? के वी बाई के। तो ये एक छोटा सा रिलेशन आ रहा है, अगर जरूरत पड़ती है कहीं किसी क्वेश्चन में मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी रख करके हम उसे कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटा सा आपके लिए रिलेशन रहा, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक टॉपिक हम और पढ़ लेते हैं, वो कई बार पूछा गया है। टॉपिक है हमारा मोलर तथा मोलल। इंग्लिश में भी यही होता है, मोलर और मोलल। मोलर और मोलल, अवनमन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, दोनों चीजें। चलिए मैं दोनों बातें देता हूँ अलग अलग। मोलर मोलल पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन्नयन स्थिरांक की। मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। एक भी अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप से आप कर पाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बात करते हैं अवनमन स्थिरांक की। मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी और के 100 से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग केबी या फिर मोलल है तो के 1000 से डिनोट करते हैं। सेम थिंग, क्योंकि मोलर है ना बेटा, अवनमन है इसलिए एफ आ गया। अदरवाइज आप इसे भी के 100 से डिनोट करते हो, और इसे हम लोग के एफ या फिर के 1000 से डिनोट करते हैं, के 1000 से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूला हमारे लिए जो वहां पर था वही रहने वाला है, उसी से ही हम लोग सारी चीजें लिख पाते हैं। अब बस केवल काम इसका है, जब बात मोलर की होगी तो फॉर्मूले में 100 यूज करना है, जब बात मोलल की होगी तो फॉर्मूले में 1000 का यूज करना है। और फिर डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन को सुन लो। मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है तो भैया, या मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है? उन्नयन का मतलब क्वथनांक में वृद्धि, अवनमन का मतलब हिमांक में कमी। तब आप याद करिएगा, यहीं से आप रिलेट करिएगा, बिल्कुल अपने आप समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना। अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि जब किसी विलेय पदार्थ के, जब किसी आवासशील विलेय पदार्थ को किसी भी विलायक में घोल लें, बस ऐसे तो बोल रहे थे ना। अब कंडीशन के साथ चलना है और डेफिनेशन क्लियर होगा। क्या कहना है? कहना है कि जब किसी आवासशील वैद्युत अनभिन्न के 1 मोल को, जब किसी आवासशील वैद्युत अनभिन्न के 1 मोल को किसी विलायक के 100 ग्राम में घोला जाता है। ये लाइन कॉमन है, चारों डेफिनेशन में एक साथ चलेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लें। जब किसी आवासशील विलेय पदार्थ के 1 मोल को 100 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। सेम डेफिनेशन लेकर के चलेंगे, बस 100 की जगह 1000 करेंगे। क्या कहेंगे? जब किसी आवासशील विलेय पदार्थ के 1 मोल को 1000 विलायक में घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम लोग मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं।
सेम चीज यहाँ पर आ जाइए, मोलर के लिए क्या बोलेंगे, जब किसी आवासशील विलेय पदार्थ के एक मोल को 100 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो जो कमी होती है किसमें, हिमांक में, तो उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हम लोग उसका अवनमन स्थिरांक कहते हैं। कौन सा, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। सेम चीज यहाँ पर बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं कि जब किसी आवासशील वैद्युत घटक के एक मोल को किसी भी विलायक के 1000 ग्राम में घोला जाता है तो उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हम लोग हिमांक में अवनमन कहते हैं। और कौन सा, मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, इंग्लिश में भी सुन लेंगे, इंग्लिश में एग्जैक्टली यही चीज होने वाली है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, फिर से बोल दे रहा हूं, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इनटू 100 gram of solvent, then its boiling point become increases, it is called molar elevation constant। सेम डेफिनेशन के साथ चलिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली 100 की जगह पर 1000 करना है और कुछ भी नहीं करना है। When 1 mole of any non-volatile substance is dissolved into the 1000 gram of the solvent, then its boiling point become increases, it is called molar elevation constant। सेम थिंग डिप्रेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिप्रेशन में हम लोग ये बोलते हैं कि उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजमेंट हो जाता है। तो क्या बोलिएगा, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इनटू द 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बिकम डिक्रीजेस, इट इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिनोटेड बाय Kf और K100। सेम थिंग आप 100 की जगह पर 1000 करेंगे तो जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में उसको हम लोग बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। अभी के लिए इन सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, थोड़ा सा बैक करके। तो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले मैं देखता हूँ, अगर होता है तो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, डेफिनेशन रिटर्न में दे दूंगा आप, लेकिन रिवाइज जरूर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की और इसके ब्याह पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन हम कोई भी आपको करके दिखा देते हैं, आप रिवाइज करिए, कोई इशू आता है तो आप। थैंक यू।